नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जी। खास तौर पर एक ऐसी तकनीक पर जो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ। ऐसी एआई जो कमाल की वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें या दूसरा डेटा बना सकती हैं। हम बात कर रहे हैं जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी गैन्स की। गैन्स, बिल्कुल। इसे 2014 में यान गुडफेलो और उनके साथियों ने पेश किया था। अच्छा। जी हाँ। और आज हम इन्हीं गैन्स को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि ये असल में है क्या। हाँ। इनका काम करने का तरीका क्या है, खासकर इनके दो मुख्य हिस्से, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। हाँ, ये जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर ये कैसे एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, और साथ ही इनके उपयोग, फायदे, मुश्किलों और भविष्य पर भी बात करेंगे। मकसद है इस तकनीक के एक साफ और संक्षिप्त तस्वीर पेश करना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। गैन्स की बुनियाद में दो न्यूरल नेटवर्क हैं, एक जनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। जी, इन्हें आप एक मुकाबले या एक कंपटीशन की तरह समझ सकते हैं, जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक तरह का जीरो सम गेम है ये। जनरेटर का काम है नकली डेटा बनाना। नकली डेटा। जैसे सोचिए, जैसे कोई कलाकार नकली पेंटिंग बना रहा हो। ये रैंडम नॉइज यानी बेतरतीब सिग्नल से शुरू करता है। अच्छा। और डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देने की कोशिश करता है। वक्त के साथ ये सीखता है और बेहतर, ज्यादा असली दिखने वाला डेटा बनाने लगता है। और डिस्क्रिमिनेटर वो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेटर वो समझ लीजिए एक जज की तरह है, या कोई जासूस। इसका काम है असली डेटा जो ट्रेनिंग सेट से आता है और जनरेटर के बनाए नकली डेटा के बीच फर्क करना। अच्छा, मतलब ये पहचानता है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली। जी हाँ। और ये जनरेटर को लगातार फीडबैक देता है कि उसकी बनाई चीज कितनी विश्वसनीय है या नहीं है। और यहीं पर ये तकनीक दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल। ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करते हैं। जनरेटर ज्यादा यथार्थवादी बनने की कोशिश करता है और डिस्क्रिमिनेटर उसे पकड़ने में तेज होता जाता है। सही। डिस्क्रिमिनेटर नकली को पहचानने में ज्यादा माहिर होता जाता है। ये एक तरह की डिजिटल तू डाल डाल मैं पात पात वाली दौड़ है। हाँ हाँ, जो तब तक चलती है जब तक जनरेटर इतना अच्छा ना हो जाए कि डिस्क्रिमिनेटर आसानी से धोखा खा जाए। इसके इस्तेमाल तो वाकई कमाल के हैं। सबसे आम शायद इमेज जनरेशन है। हाँ, इमेज जनरेशन। जैसे लोगों के ऐसे चेहरे बनाना जो असल में हैं ही नहीं, या खूबसूरत लैंडस्केप, या फिर नई तरह की कलाकृतियां तैयार करना। अविश्वसनीय लगता है ये तो है। और इसका एक और महत्वपूर्ण इस्तेमाल है डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन वो क्या है? देखिए, कई बार मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाने के लिए हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं होता। अच्छा। खासकर मेडिकल इमेजिंग जैसे क्षेत्रों में। तो गैन्स यहाँ सिंथेटिक यानी कृत्रिम लेकिन वास्तविक जैसा डेटा बनाकर इस कमी को पूरा करते हैं। मतलब ज्यादा ट्रेनिंग डेटा मिल जाता है। हाँ, जिससे मॉडल्स बेहतर ट्रेन हो पाते हैं। फिर स्टाइल ट्रांसफर भी है, मैंने देखा है, जैसे किसी पेंटिंग का स्टाइल एक तस्वीर पर लगा देना। जी, वो भी है। या कम रेजोल्यूशन वाली इमेज को ज्यादा साफ बनाना, जिसे सुपर रेजोल्यूशन कहते हैं। गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में ये बहुत काम आ रहा है। सही। और एक और अहम क्षेत्र है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन मतलब कुछ अजीब या गलत पता लगाना। हाँ, असामान्यताओं का पता लगाना। जैसे किसी फैक्ट्री में गैन्स सामान्य ऑपरेशन के पैटर्न सीखकर किसी भी गड़बड़ी या खराबी को तुरंत पकड़ सकते हैं। वाह, तो जाहिर है फायदे तो कई हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी और विविधता वाला डेटा तैयार करना। हाँ, और सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है, टेक्स्ट या संगीत में भी इस्तेमाल होता है। और ये अक्सर बिना लेबल वाले डेटा से भी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये भी एक फायदा है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। हाँ, चुनौतियां तो होंगी ही। क्या है वो? हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है ट्रेनिंग की अस्थिरता। मतलब जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच सही संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। संतुलन बनाना। हाँ। हाँ। ये एक नाजुक नाच की तरह है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़। अच्छा। और दूसरी समस्या है मोड कोलैप्स। मोड कोलैप्स, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जनरेटर कभी-कभी थोड़ा आलसी हो जाता है। वो सिर्फ कुछ ही तरह के आउटपुट बनाने लगता है, पूरी विविधता नहीं दिखाता। जैसे मान लीजिए आपने उससे हर तरह के जानवर की तस्वीर बनाने को कहा, पर वो सिर्फ बिल्लियां ही बनाए जा रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा, क्योंकि वो शायद आसान है बनाना। शायद वो एक ही मोड में अटक जाता है। और इनकी बनाई चीजों की गुणवत्ता को मापना भी एक चुनौती है ना? जी। क्योंकि वो तो देखने वाले पे निर्भर करता है, कौन कहेगा कि ये अच्छा है या बुरा। बिल्कुल, ये सब्जेक्टिव हो जाता है। जहां तक भविष्य की बात है, रिसर्च लगातार चल रही है। क्या हो रहा है रिसर्च में?
कोशिश है कि ज्यादा स्थिर और बेहतर गैन्स बनाए जा सकें, जैसे वाटरस्टीन गैन्स हैं जो ट्रेनिंग को थोड़ा आसान बनाते हैं। अच्छा। साथ ही दवा खोजने या जलवायु परिवर्तन की मॉडलिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी इनके इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन इसके साथ एक अहम पहलू भी जुड़ा है, नैतिक चिंताएं। हाँ, वो तो है। खास तौर पर डीप फेक या नकली मीडिया बनाने में इसके गलत इस्तेमाल का खतरा, वो तो बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर। जैसे जैसे ये तकनीकें बेहतर हो रही हैं, नकली कंटेंट को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। सही कहा। पता ही नहीं चलता कई बार। इसीलिए ऐसी तकनीकों का पता लगाने वाले टूल्स और इनके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। जरूर। तो कुल मिलाकर गैन्स एआई की दुनिया में एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम है। हाँ, है तो। ये दो प्रतिस्पर्धी नेटवर्कों के अनोखे तरीके का इस्तेमाल करके हैरत अंगेज रूप से वास्तविक लगने वाला डेटा बना सकते हैं जी। और इनका असर कई अलग अलग क्षेत्रों में दिख रहा है। संक्षेप में कहें तो ये सीखने और रचने का एक जबरदस्त जरिया है, लेकिन इनकी जटिलताओं और संभावित दुरुपयोगों को समझना और उन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। जैसे जैसे ये तकनीकें और विकसित होंगी, क्या असली और एआई द्वारा बनाई गई सामग्री के बीच फर्क करना भविष्य में लगभग नामुमकिन हो जाएगा? और एक समाज के तौर पर हम इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।